तो बच्चों कैसे हैं आप सब। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज का ये वीडियो क्लास 11th के बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा खास होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बच्चों क्लास 11th का जो आपका फिजिकल एजुकेशन का सब्जेक्ट है, हिंदी में बोले तो जो आपका शारीरिक शिक्षा का विषय है, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर चित्र आधारित प्रश्न देखने वाले हैं आपका फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट के अंदर से। ठीक है, और पूरे ही सिलेबस के अंदर से जो भी यहाँ पर इम्पॉर्टेंट चित्र वाले क्वेश्चन निकलते हैं, यानी कि इमेज बेस्ड क्वेश्चन निकलते हैं, वो हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। लगभग मैं आपको 13 क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। ठीक है बच्चों, और ये सारे ही क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं बच्चों। आपका जो पेपर आएगा उसमें जो आपका सेक्शन डी रहेगा, केस स्टडी बेस्ड वाला जो सेक्शन रहेगा आपका, उसके अंदर ये क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, और आप में से बहुत सारे बच्चे डिमांड कर रहे थे कि सर ये वाला वीडियो लेकर के आइए, केस स्टडी बेस वाला, केस स्टडी बेस वाला। तो फाइनली मैं आपके लिए ये वीडियो लेकर के आ गया हूँ। तो आपका डिमांड मैंने सुना, तो इसके लिए आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट कर रहा हूँ बच्चों, और वो रिक्वेस्ट ये है कि इस वीडियो को ना ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा। जितना ज़्यादा वीडियो को आप लाइक करते हैं उतना ज़्यादा हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और वीडियोस को बनाने के लिए। और इस वीडियो पर हम लोग लाइक का टारगेट रखते हैं यहाँ पर 500 लाइक्स का। ठीक है, क्योंकि देखिए आपके इतने डिमांड पर मैं ये वीडियो लेकर के आया हूँ, हाई डिमांडेड वीडियो कह सकते हैं आप इसको। तो 500 लाइक्स तो बनता है। अगर आप चैनल पर नए आ गए हैं, अभी तक आपने विद्यालय स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो क्या कर रहे हैं आप, अभी विद्यालय स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह की वीडियोस हम आपके लिए लेकर के आते रहते हैं। जैसे ही आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बगल में आपको बेल का, घंटी या घंटा कुछ भी कह सकते हैं, उसका आइकन देखने को मिलेगा। उसको प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, जिससे कि जो भी हम नया वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फ़ोन पर आ जाया करे, और आपकी जो तैयारी है एग्जाम्स के लिए वो और भी बेहतर से बेहतर तरीके से हो सके। चलिए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं बच्चों। तो हम लोग आ गए हैं अपने पहले क्वेश्चन के अंदर, और यहाँ पर देखिए बच्चों हमसे क्या कह रहा है कि नीचे दिए गए चित्र का अध्ययन कीजिए तथा पूछे गए निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर हमें चित्र दे दिया है, उसको हमें समझना है, और इसके बेसिस पर जो हमसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे उनका आंसर हमें लिखना है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर जो चित्र दिख रहा है इसमें लिखा हुआ है खेलो इंडिया। तो एक बहुत बड़ा जो है हिंट हमें यहाँ पर देखने को मिल गया। ठीक है, एक सुराग मिल गया जिससे कि हम कई सारे क्वेश्चंस का आंसर लिख सकते हैं। तो ये खेलो इंडिया के लेकर के आपका ये दिया गया है। अब यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन पूछ लिया इसी चित्र के आधार पर कि खेलो इंडिया प्रोग्राम की शुरुआत कब हुई। तो इसकी शुरुआत हुई थी 2017 में। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या है कि पहले खेलो इंडिया गेम्स कहाँ हुए, तो दिल्ली के अंदर हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि पहले खेलो इंडिया शीतकालीन खेल कहाँ आयोजित किया गया था। तो ये जो शीतकालीन खेल था आपका, ये लेह एवं गुलमर्ग में आयोजित किया गया था। ठीक है, जो आपका अगेन ये कश्मीर साइड में पड़ जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन देखिए, खेलो इंडिया प्रोग्राम में शामिल की गई किन्हीं 2 नई स्कीमों के नाम लिखिए। तो खेलो इंडिया प्रोग्राम के अंदर कुछ कुछ नई स्कीम्स भी ऐड किए गए हैं, जिनमें से आप लिख सकते हैं राजीव गांधी खेल अभियान, ठीक है, शहरी आधारित संरचना स्कीम और राष्ट्रीय खेल प्रतिभा खोज। ठीक है, तो ये आप लिख सकते हैं। ओके बच्चों, अब इंग्लिश मीडियम में देखेंगे एक बारी। स्टडी द पिक्चर गिवन बिलो एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस आस्क्ड। तो यहाँ पर ये खेलो इंडिया को लेकर के ये आपका पिक्चर दिया गया है, और इसके बेसिस पर पहला क्वेश्चन है व्हेन डिड द खेलो इंडिया प्रोग्राम स्टार्ट। तो 2017 में स्टार्ट हुआ था। और यहाँ पर इसका फर्स्ट गेम कहाँ पर हुआ था, तो दिल्ली में हुआ था। इसके विंटर गेम्स कहाँ पर हुए थे पहली बार, तो आपका लेह गुलमर्ग में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द नेम्स ऑफ एनी 2 न्यू स्कीम्स इंक्लूडेड इन द खेलो इंडिया प्रोग्राम। तो आप लिख सकते हैं राजीव गांधी खेलो अभियान, ठीक है, अर्बन बेस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम एंड नेशनल स्पोर्ट्स टैलेंट सर्च। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। अब हम लोग आ गए हैं सेकंड क्वेश्चन के अंदर। यहाँ पर ये भी हमारा चित्र के ऊपर आधारित रहने वाला है, और सारे ही क्वेश्चन यहाँ पर चित्र के ऊपर आधारित रहने वाले हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर आपको जो चित्र दिया गया है ये हमारे श्वसन तंत्र यानी कि रेस्पिरेटरी सिस्टम को लेकर के दिया गया है, जिसकी मदद से हम सांस लेते हैं। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, ये पूरा डिटेल में दे रखा है, लेकिन इसमें जो लिखी हुई चीज़ें हैं वो थोड़ा ब्लर है, इसलिए मैंने एक और यहाँ पर चित्र आपके लिए लगा दिया है। इसमें आप देखेंगे तो जो चीज़ें लिखी हुई है वो थोड़ा सा क्लियर है। जैसे ये नोज़ है हमारा, ये टंग है, ठीक है, यहाँ पर लंग्स के बारे में बताया गया है। ठीक है, ये सारा चीज़ है। आपको मैं एक रफ आइडिया दे देता हूँ। ये श्वसन तंत्र है, यानी कि हम सांस लेते हैं तो उसमें कौन कौन से जो मुख्य अंग होते हैं, मेन ऑर्गन्स होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, जो सांस लेने में, ठीक है, यानी कि एयर को इनहेल करने में हमारी मदद करते हैं, उसके बारे में बताया गया है। जिसमें से मेनली हम सांस लेते कहाँ से है, तो नाक से सांस लेते हैं और मुंह से सांस लेते हैं। ठीक है, जब नाक वगैरह बंद होता है तो मुंह से सांस ले लेते हैं, नहीं तो मुख्यतः हम नाक से ही सांस लेते हैं। और सांस लेने के बाद ये हमारा विंड पाइप है, ठीक है, जहाँ से हवा अंदर की ओर आता है। ठीक है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये हमारे 2 फेफड़े हैं बच्चों। ओके,
आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके बेसिस पर क्या क्वेश्चन हमसे पूछे जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि फेफड़े, जिसे हम इंग्लिश में लंग्स भी कहते हैं, इससे आप क्या समझते हैं। तो आंसर आप लिखेंगे फेफड़े श्वसन के प्रमुख अंग है। ये स्पर्जी गुलाबी रंग के अंग आपकी छाती में दो उल्टे शंकु की तरह दिखते हैं। ठीक है, कि हम दो शंकु को उल्टा कर दे तो कुछ उस टाइप के दिखते हैं। फेफड़े दो भागों में बटे हुए होते हैं, आप यहाँ देख भी सकते हैं, दो पार्ट्स में ये डिवाइड होते हैं। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, दाहिना फेफड़ा किससे बना होता है। तो दाहिना फेफड़ा, दायां फेफड़ा 3 पालियों से बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर लेफ्ट लंग किससे बना होता है। तो लेफ्ट लंग यानी बायां फेफड़ा जो होता है हमारा, वो आपके दिल के लिए जगह बनाने के लिए केवल 2 लोब्स में होता है। ठीक है, इस तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डायाफ्राम से आप क्या समझते हैं, इंपॉर्टेंट है, याद रखिए वाला। डायाफ्राम की बात करें तो ये एक पतली कंकाल की मांसपेशी है जो पेट को छाती से अलग करती है। जब आप सांस लेते हैं तो यह सिकुड़ती और चपटा होता है और यह एक निर्वात प्रभाव पैदा करता है जो फेफड़ों में हवा खींचता है। जब आप सांस छोड़ते हैं तो डायाफ्राम आराम करता है और हवा फेफड़ों से बाहर धकेल दी जाती है। तो इस तरह से डायाफ्राम के बारे में बातें बताई गई हैं बच्चों। ठीक है, चलिए यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये पूरा वही चित्र दे दिया आपको। और व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लंग्स, तो लंग्स जो हमारा ये रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। व्हाट इज द राइट लंग मेड, तो यहाँ पर राइट लंग जो है वो 3 लूप्स से यहाँ बना रहता है। लेफ्ट लंग किससे बना रहता है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। एंड व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डायाफ्राम, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, इस तरह से आंसर आपको लिखना है। थर्ड क्वेश्चन में आ गए हैं, जो अगेन हमारा चित्र वाला ही रहेगा। यहाँ पर ये जो चित्र दिया गया है इसको भी बड़े ध्यान से देखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है बच्चों ये। ठीक है, कई बार पेपर में आ रखा है। इस चित्र को आपने देख लिया। अब देखिए इसके आधार पर क्या क्वेश्चन हमसे पूछ सकता है कि उपरोक्त चित्र में दर्शाए गए गेम्स को लिखिए। तो यहाँ पर ये जो चित्र है ना, ये गेम्स को यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है। तो ये पैरालंपिक खेलों को यहाँ पर दर्शाता है या रिप्रेजेंट करता है, इंग्लिश में आप कह सकते हैं। देखिए एक मेगा खेल आयोजन है जो पैरालंपिक खेलें होती हैं, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय पैरालंपिक समिति द्वारा विभिन्न प्रकार के विकलांग खिलाड़ियों को शामिल किया जाता है। अलग अलग तरह के जो विकलांग खिलाड़ी होते हैं उनको इस खेल के अंदर शामिल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसी चित्र के आधार पर है कि उपरोक्त चित्र में दर्शाए गए गेम्स में किस तरह से व्यक्तियों को शामिल किया जाता है। तो देखिए विकलांगता की श्रेणी में मांसपेशियों की शक्ति में कमी, जैसे जैसो कि पैराप्लेजिया और क्वाड्रीप्लेजिया, मस्कुलर जैसो कि सिंड्रोफी, पोस्ट पोलियो सिंड्रोम, स्पाइना बिफिडा, गति की निष्क्रिय सीमा में कमी, अंग की कमी। तो ये कुछ यहाँ पर बातें बता रखा है, इसके आधार पर यहाँ पर व्यक्तियों को इस गेम्स के अंदर शामिल किया जाता है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उपरोक्त चित्र में दर्शाए गए गेम्स किसके द्वारा संचालित होते हैं। तो यहाँ पर चित्र के अंदर जो गेम्स मतलब दर्शाया गया है तो वो संचालित किया जाता है आपका सभी पैरालंपिक खेल अंतर्राष्ट्रीय पैरालंपिक समिति, जिसे हम IPC भी कहते हैं, इसके द्वारा ही ये शासित होते हैं, यही पूरा कंट्रोल करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उपरोक्त चित्र में दर्शाए गए गेम्स संचालन समिति का गठन कब हुआ। तो इस चित्र के अंदर जो गेम दिखाया गया है इसके लिए संचालन समिति का गठन कब हुआ। तो अंतर्राष्ट्रीय पैरालंपिक समिति IPC का गठन 22 नवंबर 1989 को हुआ, 1989 को हुआ था, और यह बॉर्न जर्मनी में स्थित है। ठीक है बच्चों, चलिए इंग्लिश मीडियम में आप यहाँ पर देखते हुए चल सकते हैं बच्चों। ओके, और वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करते चलिए। जितना ज़्यादा वीडियो को आप लाइक करेंगे उतना ज़्यादा हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और वीडियोस को बनाने के लिए। फोर्थ क्वेश्चन को समझने से पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है बच्चों, तो बड़े ध्यान से समझिएगा। इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है बच्चों कि अगर आप अपने फाइनल एग्जाम की तैयारी को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हैं और उन बच्चों की कैटेगरी में आना चाहते हैं जो लास्ट टाइम पर पढ़ के अपने फाइनल एग्जाम्स के अंदर बहुत अच्छे जो मार्क्स होते हैं वो स्कोर करते हैं, तो आप हमारे द्वारा बनाए गए सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स को ले सकते हैं, जो कि आपके फाइनल एग्जाम की तैयारी में बहुत ज़्यादा आपको मदद करने वाले हैं। ठीक है, ऑलरेडी बहुत सारे बच्चे जो है वो मैसेज कर रहे हैं कि सर हमें सैम्पल पेपर दे दीजिए, हमें सैम्पल पेपर दे दीजिए। ठीक है, तो आप जो है ले सकते हैं अगर आपको भी लेना है तो, क्योंकि बहुत सारे बच्चे मैसेज करते हैं, इसलिए हमने 2 व्हाट्सअप नंबर दे रखा है। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पर रिकमेंड करूँगा बच्चों, आप सेकंड वाले व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज कीजिएगा। ये हमारी टीम जो है, ये सेकंड टीम के पास हमारा ये सेकंड व्हाट्सअप नंबर है। ठीक है, जो हमारी फर्स्ट टीम है वो इस व्हाट्सअप नंबर पे बहुत ज़्यादा बिजी चल रही है, तो बहुत सारे बच्चों को यहाँ पर रिप्लाई नहीं मिल पाता है, तो आप इस वाले सेकंड वाले व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज कीजिएगा, जिससे आप सैम्पल पेपर्स को प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा अमाउंट में
बच्चों के पास मतलब बच्चे जो है टीम के पास मैसेज भेज रहे हैं कि सर हमें सैम्पल पेपर दे दीजिए, हमें सैम्पल पेपर दे दीजिए, क्योंकि अभी इंग्लिश का पेपर बीता है बच्चों आपका, और इंग्लिश के पेपर में आपके बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे सैम्पल पेपर के अंदर से। ठीक है, क्यों? क्योंकि इन सैम्पल पेपर्स को बनाने के लिए हमने लास्ट 10 ईयर के जो फाइनल एग्जाम के क्वेश्चन पेपर्स आए हुए हैं उनको अच्छे से एनालाइज किया था, और उनमें से मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन जो है इन सैम्पल पेपर्स के अंदर ऐड किए थे। साथ ही साथ हमारा 5 सालों से ज़्यादा का जो टीचिंग का एक्सपीरियंस है उसके बेसिस पर भी हमने बहुत सारे क्वेश्चंस इन सैम्पल पेपर्स के अंदर ऐड किए हैं। ठीक है बच्चों, तो अगर आप अपना फाइनल एग्जाम देने जा रहे हैं जो कि आपका कल फिजिकल एजुकेशन है, उसके बाद आपका पॉलिटिकल साइंस है, फिर आपका यहाँ पर हिंदी हो जाएगा, फिर हिस्ट्री, जियोग्राफी वगैरह आएंगे आपके, तो आप इन सैम्पल पेपर्स को जरूर लीजिए। और अभी अगर आप सैम्पल पेपर्स लेते हैं तो 50% का डिस्काउंट आपको देखने को मिलेगा बच्चों। बाकी प्राइसिंग यहाँ पर आप देख सकते हैं, और फिर से मैं आपको बता दूं, सेकंड वाले व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कीजिएगा। ठीक है, चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग आ गए हैं यहाँ पर चौथे क्वेश्चन के अंदर, और चौथे क्वेश्चन में जो ये चित्र दिया हुआ है इसको बड़े ध्यान से देखिए। इस चित्र में अगर आप देखेंगे तो एक ही दीदी जी हैं जो अलग अलग यहाँ पर एक्सरसाइज कर रही हैं, जिसको यहाँ पर लिखा हुआ है वार्मिंग अप। ठीक है, तो ये वार्मिंग अप क्या होता है? देखिए, कोई भी मेन एक्टिविटी करने से पहले हम अपनी बॉडी को ना गर्म करते हैं, उसे वार्मिंग अप या वार्म अप कहा जाता है। ठीक है बच्चों, जैसे जो व्यक्ति जिम जाते हैं तो जिम में ऐसे नहीं कि जाके सीधा डंबल उठा के बोलने लग जाते हैं जिम दे शौकीन हैवी वेट मार दे, जिम दे शौकीन हैवी वेट मार दे, ये मैं डंबल उठा रहा हूँ, ये मैं हैवी वेट लिफ्टर बन गया। नहीं, ऐसा नहीं होता है। जिम में जब हम जाते हैं तो पहले हमें एक छोटे टाइम के लिए वार्म अप लेना पड़ता है, यानी शॉर्ट टाइम के लिए, चाहे आप 5 या 10 मिनट का ही ले, लेकिन आपको वार्म अप लेना पड़ेगा, शरीर को गर्म करना पड़ेगा। ठीक है, सभी मांसपेशियों को यहाँ पर एक्टिव करना पड़ेगा, और उसके लिए आप भिन्न भिन्न यहाँ पर चीज़ें कर सकते हैं। जैसे ये देख सकते हैं, ये दीदी जी कुछ इस तरह से एक्सरसाइज कर रही है, कुछ इस तरह से, ऐसे ऐसे अपने बॉडी को ना ऐसे कर सकते हैं इस तरह से, जिससे कि आप वार्म अप कर पाए, अपने बॉडी को गर्म कर पाए। क्लियर है बच्चों? चलिए, इसी के आधार पर यहाँ पर अब पहला क्वेश्चन हमसे पूछा है इस चित्र के आधार पर कि खेलों में गरमाना अर्थात वार्म अप से आप क्या समझते हैं? तो गरमाना एक कम अवधि की गतिविधि होती है, यानी कि शॉर्ट टाइम का एक्टिविटी होता है, जो कि किसी भी गंभीर एवं जैसे कि निपुणता पूर्ण गतिविधि करने से पहले की जाती है। अतः हम कह सकते हैं कि गरमाना एक प्रारंभिक तैयारी की प्रक्रिया है, जिसके परिणाम स्वरूप खिलाड़ी शरीर की क्रियात्मक एवं मनोवैज्ञानिक रूप से मुख्य क्रिया के लिए वो तैयार हो जाता है। ठीक है, यानी जो मेन एक्टिविटी है उस चीज को करने के लिए वो पूरी तरह से रेडी हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, खेलों में व्यायाम से पहले वार्म अप क्यों जरूरी है? इससे क्या होता है? तो जो भी हम गेम खेलते हैं उससे पहले वार्म अप करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। क्यों? क्योंकि व्यायाम से पहले वार्म अप करना जरूरी होता है, इसलिए क्योंकि 10 मिनट के हल्के व्यायाम जैसे धीमी दौड़ लगाना, खाली हाथ से कुछ व्यायाम एवं मांसपेशियों का खिंचाव आदि शामिल होता है, जिससे कि हम अच्छा यहाँ प्रदर्शन कर सके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, खेलों के लिए जॉगिंग या धीरे धीरे दौड़ने का वर्णन करें। तो देखिए, जॉगिंग या धीरे धीरे दौड़ना जो किस प्रकार से है, प्रत्येक खिलाड़ी को अपने शारीरिक क्षमता या शरीर के अनुसार धीमी गति से दौड़ना चाहिए। शरीर को भली भांति जैसे गरमाने के लिए 5 से 140 मिनट तक दौड़ना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर हमें अपने बॉडी को गरमाने के लिए कम से कम 5 मिनट और ज़्यादा से ज़्यादा 140 मिनट तक जरूर दौड़ना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, खेलों में गरमाना अर्थात वार्म अप के 2 महत्व लिखिए। तो अगर हम खेलों में जो है कि मेन गेम खेलने से पहले अपने बॉडी को गरमाते हैं, वार्म अप करते हैं, तो उसके महत्व जो किस प्रकार से है, शरीर के तापमान में वृद्धि होती है और तंत्रिका आवेग की गति में वृद्धि होती है और लचीलापन बढ़ता है, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ता है हमारी बॉडी का। ठीक है बच्चों, यही इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इमेज, और इसके बेसिस पर ये रहे क्वेश्चन आपके सामने, ये आप देख सकते हैं, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय वार्मिंग अप इन स्पोर्ट्स, एंड आंसर आपको कुछ इस प्रकार से लिखना है। सेकेंड क्वेश्चन था, व्हाई इज वार्म अप नेसेसरी बिफोर एक्सरसाइज इन स्पोर्ट्स, व्हाट हैपेंस ड्यू टू दिस। ठीक है, तो आंसर इस तरह से आपको लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब जॉगिंग और स्लो रनिंग फॉर स्पोर्ट्स, और आंसर आपको कुछ इस प्रकार से लिखना है, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। नेक्स्ट, राइट 2 इंपॉर्टेंस ऑफ वार्मिंग अप इन स्पोर्ट्स। ठीक है, तो 2 महत्व आपको बताना था। तो ये बॉडी टेम्परेचर को इम्प्रूव करता है वार्म अप करने से, और साथ ही साथ हमारा नर्व जो इम्पल्स होती है उसका स्पीड बढ़ता है और फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ता है। क्लियर है बच्चों? चलिए अब हम लोग आ गए 5वें क्वेश्चन में, और यहाँ पर देखिए उड़ी बाबा वापस आ चुके हैं हम लोग तो यहाँ पर देखिए, ये जो किया जा रहा है ये एक तरह का एक प्रैक्टिस होता है, मैं अभी इसके बारे में आपको बताऊंगा। इसमें आप देखिए ये क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे एक रस्सी टाइप का लटका हुआ है और इसको नाक के एक छेद से डाल रहे हैं और इधर से निकाल रहे हैं ये। ठीक है, ये यहाँ पर किया जा रहा है। अब ये चित्र हमने देख लिया,
और इसके बारे में अब यहाँ पर समझते हैं। थंबनेल पे भी मैंने ये फोटो लगाया हुआ है। देखिए, उपरोक्त चित्र में दर्शाए गए षटकर्म क्रिया का नाम विस्तार से लिखिए तथा समझाइए। ठीक है, तो यहाँ पर जो क्रिया दर्शाया गया है, जो एक्टिविटी यहाँ पर दिखाया गया है, वो है बच्चों सूत्र नीति। ये क्या होता है? देखिए, सूत्र नीति गैस स्पेशल धागे में एथेनासल मार्ग को साफ करने की एक यौगिक तकनीक है। ठीक है, सूत्र नीति में सूती धागे को नाक में डाला जाता है और फिर मुंह से बाहर निकाला जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि एक सूती धागा लीजिए, उसको नाक में डालिए और मुंह से बाहर निकालिए। फिर दोनों सिरों को हाथों से पकड़ लिया जाता है और डोरी के सिरों को इधर उधर घुमाकर नाक की सफाई की जाती है। आजकल स्ट्रिंग के स्थान पर रबर जैसे कि कैथेटर का उपयोग किया जाता है, क्योंकि यह किसी भी मेडिकल स्टोर में आसानी से उपलब्ध हो जाता है। तो अब यहाँ पर रबर कैथेटर का यूज़ किया जाता है क्योंकि ये इजीली अवेलेबल है। समझ में आ गया आपको बच्चों? चलिए, और देखिए बच्चों, जो भी मैं आपको बता रहा हूँ, इन्हीं में से 2-3 आपके केस स्टडी बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं वहाँ पर आपसे पूछ लिया जाएगा। ठीक है, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आपसे 3 पूछता है। ठीक है, जो आपका शुरू हो जाता है क्वेश्चन नंबर 30 से, आई थिंक, है ना। एक बार मैं आपको बता देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 31 से आपका शुरू हो जाएगा केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन, और इसके अंदर आपका चित्र वाला क्वेश्चन होगा 31 में। ठीक है, 32 जो रहेगा वो भी आपका यहाँ पर केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन रहेगा, और उसके आगे अगर हम बात करें तो 33 भी आपका केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, तो ये आपके केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस रहने वाले हैं। तो ये 3 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो लगभग इसी वीडियो के अंदर जो मैं आपको दिखा रहा हूं, ये चित्र, इन्हीं में से चित्र आएंगे बच्चों आपके एग्जाम के अंदर। इसकी बहुत ज़्यादा संभावना है, हाई पॉसिबिलिटी है। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन, उपरोक्त चित्र में दिखाई गई षटकर्म क्रिया तकनीक को समझाइए। तो यहाँ पर जो चित्र के अंदर दिखाया गया है षटकर्म क्रिया तकनीक, इसको बताना है। तो देखिए, तकनीक की अगर बात करें तो अपनी बाईं नासिका के सामने एक रबर की डोरी रखें, इसे क्षैतिज रूप से पकड़े, फिर इस रबर की डोरी को अपनी नाक के किनारे तब तक दबाए जब तक आपको यह महसूस न हो जाए कि यह आपके गले के पिछले हिस्से को छू रही है, और पीछे की और डोरी की जोशी की नोक को पकड़ने के लिए अपनी मध्यमा और तर्जनी को मुंह में डाले। तो इस तरह से करके ये आपका तकनीक बताया गया, वीडियो पॉज करके आप रीड कर सकते हैं। नेक्स्ट, उपरोक्त चित्र में दर्शाए गए षटकर्म क्रिया के कोई 4 लाभ लिखिए। तो बहुत सारे यहाँ पर लाभ है। ये क्रिया अगर कोई व्यक्ति करता है तो यह नाक में बलगम फंसी हुई जो गंदगी और बैक्टीरिया है उसको हटाकर नाक की स्वच्छता बनाए रखने में मदद करता है। ये नाक के अंदर की संवेदनशीलता ऊतकों को असंवेदनशीलता बनाता है, जिससे जैसे कि आपका एलर्जी वगैरह जो है और अस्थमा जो है, इससे राहत मिलती है। ठीक है, तो बाकी आप यहाँ पर देख सकते हैं बच्चों। चलिए, यही इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं, और आंसर इस तरह से आपको लिखते हुए चलना है बच्चों। और वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है बच्चों, तो अगेन मैं आपको एक ही बात बोलना चाहूँगा, वीडियो को लाइक करते चलिए। जितना ज़्यादा वीडियो को आप लाइक करते हैं उतना ज़्यादा हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और वीडियोज़ को बनाने के लिए। ठीक है, चलिए, तो अब हम लोग आ गए हैं छठे क्वेश्चन के अंदर, और यहाँ पर देखिए बच्चों, ये जो चित्र दे रखा है इसको बड़े ध्यान से समझिएगा। ठीक है, ये ओलंपिक गेम्स से रिलेटेड है। ठीक है, जिसके अंदर आपको इस तरह से 5 छल्ले देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, ये गोला गोला करके जो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, और ये डिफरेंट कलर के आपको देखने को मिलेंगे। रेड हो गया आपका, ब्लू हो गया, इस तरह से करके ब्लैक हो गया, है ना, ये आप देख सकते हैं। अब देखिए, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस क्या हमसे पूछे गए हैं। पहला आधुनिक ओलंपिक खेल कब और कहाँ खेले गए थे। ठीक है, तो पहला जो आपका आधुनिक ओलंपिक खेल की बात करें तो आप लिखेंगे कि यहाँ तक देखिए कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन है, और पहला आधुनिक ओलंपिक खेल 1896 में IOC के तत्वाधान में एथेंस में आयोजित किया गया था। कहाँ आयोजित किया गया था बच्चों? एथेंस एक जगह है, वहाँ पर आयोजित किया गया था 1896 के अंदर, 1896 के अंदर। नेक्स्ट, ओलंपिक ध्वज कब और किसने बनाया था। ठीक है, तो ओलंपिक ध्वज 1913 में बैरन जोसुकी कुपटिन के मार्गदर्शन में बनाया गया था, और 1914 में इसे जारी किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या है कि ओलंपिक का आदर्श वाक्य यहाँ पर है सीटियस, अल्टियस और फोर्टियस। इसका मतलब क्या होता है? ठीक है, तो ओलंपिक ध्वज में 5 रिंगों के नीचे सीटियस, अल्टियस और फोर्टियस और टुगेदर, जिसका अनुवाद अगर हम करें तो ऊंचा, तेज, ताकतवर और एक साथ होता है। लेकिन इसे पहली बार 1920 में एंटवर्प, बेल्जियम में 1920 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में मुख्य स्टेडियम में फहराया गया था। ठीक है, तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ओलंपिक प्रतीक में
कितने छल्ले हैं और प्रत्येक छल्ले का रंग क्या है। ठीक है, तो ओलंपिक प्रतीक में 5 इंटरलिंक्ड, ठीक है, आपस में जुड़े हुए छल्ले होते हैं और ये छल्ले 5 अलग अलग रंगों में होते हैं। जब इन रंगों का इस्तेमाल किया जाता है तो ये बाएं से दाएं की ओर मतलब इस प्रकार होते हैं, नीला, पीला, काला, हरा और लाल। ठीक है बच्चों, सेम यही इंग्लिश मीडियम में आप देख सकते हैं, इस तरह से आपका चित्र दिया गया है, यानी इमेज दिया गया है और इसके बेसिस पर क्वेश्चन ये आप देख सकते हैं। व्हेन एंड वेयर द फर्स्ट मॉडर्न ओलंपिक गेम्स प्लेड, तो आपका जो फर्स्ट मॉडर्न ओलंपिक गेम हुआ था ये हेल्ड हुआ था एथेंस इन 1896 अंडर ऑस्पिशियस ऑफ द IOC। नेक्स्ट, व्हेन एंड हु डिजाइन द ओलंपिक फ्लैग, तो द ओलंपिक फ्लैग वाज डिजाइन इन 1913 अंडर द गाइडेंस ऑफ बोरोन जोसुकी कुबर्टीन एंड रिलीज इन 1914। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसका आंसर आपको कुछ इस प्रकार से लिखना है। और फोर्थ क्वेश्चन देखिए इस तरह से हमारा, एंड इसका आंसर आपको कुछ इस प्रकार से लिखना है बच्चों। आगे चलते हैं, अब हम लोग आ गए 7वें क्वेश्चन में। यहाँ पर देखिए क्या बोल दिया कि एंडोमॉर्फ, मेसोमॉर्फ एवं एक्टोमॉर्फ व्यक्तियों की कोई विशेषताएं लिखिए। ठीक है, तो ये तीनों तरह के जो व्यक्ति होते हैं वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। हर्बन सेल्डन ने, ठीक है, व्यक्तित्व का 3 तरह से यहाँ पर बांट दिया था कि मतलब दुनिया में 3 तरह के व्यक्ति होते हैं। एक होते हैं एंडोमॉर्फ, ठीक है, या एंडोमॉर्फी, एक होते हैं मेसोमॉर्फी और एक होते हैं एक्टोमॉर्फी। जो एंडोमॉर्फी होते हैं वो ना थोड़े से मोटे टाइप के होते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं, और जिनकी हाइट ठीक ठाक नहीं होती, मतलब एवरेज सी होती है। जो मेसोमॉर्फी होते हैं मतलब उनकी हाइट ठीक ठाक लगभग हो ही जाती है और यहाँ पर वो फिट होते हैं, बिल्कुल फिट एंड फिनिश। जो एक्टोमॉर्फी होते हैं ये लंबे होते हैं और पतले होते हैं। बाकी इनके बारे में और डिटेल में मैंने चीज़ें बता रखी हैं, ये आप देख सकते हैं। और प्रीवियस मैंने वन शॉट का वीडियो बनाया था, उसके अंदर मैंने और अच्छे से बताया था। बाकी आप यहाँ पर वीडियो को पॉज करके रीड कर सकते हैं बच्चों। ठीक है, बहुत आसान है लेकिन इंपॉर्टेंट है। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं, और इसका आंसर आपको इस प्रकार से लिखते हुए चलना है। यह आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं बच्चों। चलिए आगे चलते हैं। 8वां क्वेश्चन भी हमारा चित्र आधारित है। यहाँ पर आप देखिए एक चित्र आपको दिया गया है जिसके अंदर कुछ लड़कियां जो है एक खेल खेल रही हैं। ठीक है, तो आपको बताना है ये कौन सा खेल खेल रही हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ, ये कबड्डी खेल रही हैं। क्या खेल रही हैं बच्चों? कबड्डी, जिसमें वो होता है ना कि हम जब दूसरी टीम के पास जाते हैं कबड्डी करते हुए, ऐसे बोलते हैं ना, कबड्डी 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 कबड्डी, तेरे को टच कर दूंगा, तेरे को टच कर दूंगा, तेरे को आउट कर दूंगा। इस तरह से ये गेम जो होता है इसको हम कबड्डी कहते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या क्या पूछे जा रहे हैं कि ये जो खेल यहाँ पर खेला जा रहा है इसका नाम क्या है, तो कबड्डी है। ठीक है, उपरोक्त चित्र में दर्शाए गए खेल की शुरुआत कहाँ से हुई थी, तो तमिलनाडु से इसकी शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट, उपरोक्त चित्र में दर्शाए गए खेल किस तरह खेला जाता है, तो बहुत आसान है, सभी बच्चे लिख सकते हैं। यह एक टीम संपर्क खेल होता है जो कि 2 टीमों के बीच में यहाँ पर खेला जाता है, जिसे कबड्डी के रूप में जाना जाता है। रेडर बिना जो कि सांस लिए विरोधी टीम को छूने की कोशिश करता है। जितने ज़्यादा खिलाड़ियों को छूकर वापस अपने पाले में आ जाए उतने ही अंक उसे मिल जाएंगे। ठीक है, और अगर वो उसी पाले में रह जाए तो वो आउट हो जाएगा। नेक्स्ट, उपरोक्त चित्र में दर्शाए गए खेल को अन्य किन किन नामों से जाना जाता है, तो इसे कड़ी, पकाड़ा, ठीक है, हा डूडू, ठीक है, भावटिक, हुतू या फिर हिमासिका के नाम से भी जाना जाता है। तो कबड्डी गेम के इतने सारे नाम हैं, देख रहे हैं आप। चलिए सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं, और आंसर्स आपको इस प्रकार से लिखते हुए चलना है बच्चों। चलिए परफेक्ट। अब हम लोग आ गए हैं 9वें क्वेश्चन के अंदर। ये क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर आप देखेंगे तो एक व्यक्ति इस तरह से बैठा हुआ है, ठीक है, और अपने मुंह में कुछ इस तरह से पट्टी टाइप का ले रखा है और यहाँ पर ये इस तरह से ये पानी से समथिंग निकल रहा है। तो आप सोच रहे होंगे ये क्या हो रहा है, तो इसके बारे में समझिए। देखिए यहाँ पर पहले ही क्वेश्चन पूछ लिया कि उपरोक्त चित्र में दर्शाए गए षटकर्म क्रिया का नाम और विस्तार से लिखिए और समझाइए इसके बारे में। तो देखिए, वस्त्र कपड़ा, जैसे कि ये जो क्रिया हो रही है उसे वस्त्र धोती कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? वस्त्र धोती। वस्त्र कपड़ा के लिए संस्कृत शब्द है। यह एक योगी कड़े जैसे कि ट्रांसकेशन तकनीक है। ठीक है, तो ये इस तरह से बताया गया है, जिसमें पेट से बलगम निकालने के लिए एक विशेष रूप से तैयार कपड़े को निगल लिया जाता है और 10 मिनट के बाद हटा लिया जाता है। ठीक है, तो पेट से जो बलगम, पेट में हमारा जो बलगम बैठ जाता है, तो उसको निकालने के लिए ना एक खास तरह का कपड़ा आता है जिसे ना निगल लिया जाता है। हम लोग यहाँ पर उसको निगल लेते हैं पूरा, और 10 मिनट के बाद उससे हम लोग हटा देते हैं, तो पेट से बलगम निकल जाता है। उपरोक्त चित्र में दिखाई गए यहाँ पर षटकर्म क्रिया तकनीक को समझाइए। तो कैसे किया जाता है आप यहाँ पर देख सकते हैं। वीडियो को पॉज करके पूरा का पूरा रीड कर लीजिए। ठीक है, करने की विधि आप यहाँ पर देख सकते हैं, बिल्कुल अच्छे से बताया गया है।
ठीक है। आगे देखिए, ये करने के लिए क्या सावधानियां होनी चाहिए, तो ये आप देख सकते हैं इस तरह से बताया गया है। ठीक है, इंग्लिश मीडियम में देखिए इस तरह से आपका ये दिया गया है, क्वेश्चन ये रहा और आंसर आपको इस प्रकार से लिखते हुए चलना है बच्चों। क्लियर है? चलिए, परफेक्ट। ओके, अब हम लोग आ गए हैं 10वें क्वेश्चन के अंदर। यहाँ पर आप देख रहे हैं तो आपको एक व्यक्ति उल्टी करता हुआ दिख रहा है, ठीक है, इस तरह से, या कुल्ला करते हुए जिसको आप कह सकते हैं। तो ये समझते हैं ये क्या चीज़ है जी। तो उपरोक्त चित्र में दर्शाए गए सटकर्म क्रिया का नाम विस्तार से लिखिए तथा समझाइए। तो देखिए, इसे हम लोग वामन धोती कहते हैं। इसमें क्या होता है, संस्कृत में वामन का अर्थ होता है मध्यम और धोतिम का अर्थ होता है शुद्धि। तो योगी साहित्य में इस तकनीक को कुंजाला या फिर हाथी की मुद्रा के नाम से भी जाना जाता है। इसमें क्या होता है, इसमें यौगिक सफाई तकनीक का उपयोग करके अपने ऊपर पाचन और श्वसन तंत्र की साफ कर आप जो कि मतलब अपने पाचन तंत्र और श्वसन तंत्र को साफ करता है। नेक्स्ट, उपरोक्त चित्र में दिखाई गई षटकर्म क्रिया तकनीक को समझाइए। तो यहाँ पर ये करने के लिए यहाँ पर 1 लीटर गुनगुने पानी में 1 बड़ा चम्मच नमक डालें और इसे तब तक हिलाएं जब तक यहाँ पर सारा नमक घुल ना जाए। फिर क्या करना है आपको, जितनी जल्दी हो सके खारा पानी पिए। इसे तब तक निगलते रहे जब तक आपको लगे कि आप और नहीं पी सकते। अपने धड़ को क्षैतिज रखते हुए नीचे की ओर रखते हुए आगे की ओर झुकाए, है ना। अपनी मध्यमा और तर्जनी उंगली को जितनी संभव हो सके अपने गले में पीछे की ओर डाले और अपनी पेट की सारी सामग्री उल्टी कर दे। ठीक है, अपनी जो कि उंगलियों को अपने गले के पिछले हिस्से में तब तक डालना जारी रखे जब तक कि उल्टी करने के लिए और पानी न बचे। ठीक है, एक बार हो जाने पर यहाँ पर शवासन में लेट जाएं और आराम करें। आप ये हो चुका है, मतलब आपका ये काम हो गया है ना, जिससे कि आपका पूरा ये सफाई हो गया। ठीक है बच्चों, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। उपरोक्त चित्र में दिखाई गई षटकर्म क्रिया करते समय क्या ध्यान रखना चाहिए, कोई यहाँ पर 2 लिखिए। तो देखिए, सावधानियों की बात करें तो पानी को घूंट घूंट करके पीने की बजाय गटक ले, है ना, नहीं तो तकनीक काम नहीं करेगा। और तकनीक पर काम करने के लिए आपको पर्याप्त पानी पीना होगा, यानी एक्सेस अमाउंट में पानी पीना होगा, तभी तो उल्टी करेंगे। अपने शरीर को हर समय तनाव मुक्त रखें और अभ्यास से यह आसान हो जाएगा। ठीक है, जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा इजी हो जाएगा आपके लिए। बाकी इंग्लिश मीडियम में यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से है। ठीक है, चित्र मैंने ऊपर आपको दिखाई दिया, यानी इमेज ऊपर आपको मैंने दिखाई दिया, बाकी आप क्वेश्चंस और आंसर्स यहाँ पर देख सकते हैं। ओके बच्चों, अब हम लोग आ गए हैं 11वें क्वेश्चन के अंदर। यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, इस चित्र को देखिए और इसके आधार पर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो ये वाला चित्र आप देखेंगे ना तो 12वीं क्लास में भी आपको देखने को मिलेगा। 12वीं क्लास में आप फिजिकल पढ़ेंगे तो वहाँ पर भी आपको ये चित्र देखने को मिलेगा, जहाँ पर ये देख सकते हैं ये करीबन 5 है आदमी जो कि हाथ पकड़ पकड़ कर गोला बना रखे हैं। ठीक है, इस तरह से। अब देखिए यहाँ पर क्या पूछा है, इससे संबंधित हमारा क्वेश्चन कि उपरोक्त चित्र में दर्शाए गए गेम्स को लिखिए। तो विशेष ओलंपिक गेम्स का ये प्रतीक है। ठीक है, स्पेशल ओलंपिक्स गेम का ये सिंबल है। नेक्स्ट, उपरोक्त चित्र में दर्शाए गए गेम्स किसके दिमाग की उपज है। तो यह अवधारणा यहाँ पर यूनिस कैनेडी जोसुकी झाइवर के दिमाग की उपज है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपरोक्त चित्र में दर्शाए गए गेम्स का लोगो किस पर आधारित है और कब बनाया गया। तो इसका जो लोगो है बच्चों वो जुराब जोसुकी सरेस्ट्रेली की मूर्ति जॉय एंड हैप्पीनेस टू ऑल द चिल्ड्रन ऑफ द वर्ल्ड पर आधारित है और इसे 1979 में अपनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपरोक्त चित्र में दर्शाए गए गेम्स खेलने से एथलीटों के अंदर किस तरह के सुधार या बढ़ावा मिलता है। ठीक है, तो देखिए शारीरिक और स्वास्थ्य लाभों के अलावा यह उच्च आत्मविश्वास, आत्मसम्मान और सामाजिक क्षमता सहित मनोवैज्ञानिक लाभ भी प्रदान करता है। ठीक है, आत्मविश्वास पैदा करता है और स्वास्थ्य में सुधार और प्रतिस्पर्धा की भावना को प्रेरित करने में खेलों की परिवर्तनकारी शक्ति विशेष ओलंपिक के मूल में निहित होती है। तो इस तरह से मतलब बातें यहाँ पर बताई गई हैं बच्चों। क्लियर है? चलिए, यही इंग्लिश मीडियम में आप देख सकते हैं इस तरह से आपका दिया गया है। चलिए, परफेक्ट। ओके, तो अब हम लोग आ गए हैं 12वें क्वेश्चन के अंदर। यहाँ पर अगेन हमारा एक चित्र दे दिया जो कि गेम से रिलेटेड है और यहाँ पर जो गेम खेला जा रहा है इसे हम लोग खो खो बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? खो खो। ठीक है, मैं जब स्कूल में पढ़ता था तो उस टाइम पे भी ये गेम मुझे काफ़ी पसंद था। हालांकि मैं स्पोर्ट्स एक्टिविटी में उतना इन्वॉल्वमेंट नहीं रखता था। ठीक है मैं पढ़ने वाले बच्चों में से था, ज़्यादा मैं पढ़ने पे ध्यान देता था। लेकिन अब मेरे को लगता है कि उस टाइम पे मुझे स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ के अंदर ज़्यादा जो है ध्यान देना चाहिए था।
खैर अभी भी अब मेरे को जब मौका मिलता है तो गेम वगैरह में खेल लेता हूँ, फिजिकल एक्टिविटीज़ कर लेता हूँ। तो ये गेम यहाँ पर खो खो है जो खेला जा रहा है। चलिए इसके आधार पर प्रश्नों को देख लेते हैं। तो यहाँ पर दर्शाया गया गेम कौन सा है? खो खो है। नेक्स्ट, उपरोक्त चित्र में दर्शाया गया खेल की शुरुआत यहाँ पर कब और कहाँ से हुई? तो यह खेल सन 1914 में तमिलनाडु में से आरंभ हुआ था। ठीक है, तो कबड्डी और खो खो दोनों वहीं से शुरू हुआ है। नेक्स्ट, उपरोक्त चित्र में दर्शाए गए खेल के लिए किस किस साधन की आवश्यकता है? तो इस खेल में मैदान 29 ऑल इंटू 16 मीटर के दोनों और खंभों के अतिरिक्त किसी साधन की जरूरत नहीं पड़ती। तो मैदान होना चाहिए और खंभे होने चाहिए इस तरह से, और ये रेशियो में होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए कि उपरोक्त चित्र में दर्शाए गए खेल की छोटी से प्रक्रिया समझाइए। ठीक है, तो यह खेल पीछे करने वाले और प्रतिरक्षक दोनों में अत्यधिक स्फूर्ति, कौशल, गति और ऊर्जा की मांग करता है। यही इंग्लिश मीडियम में आप यहाँ पर देख सकते हैं, इस तरह से है। ये रहा क्वेश्चन हमारा कि ये कौन सा है ये पिक्चर के अंदर गेम? तो खो खो है। ये कहाँ और कहाँ स्टार्ट हुआ था? तो ये स्टार्ट हुआ था तमिलनाडु 1914 के अंदर। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड, एक चीज़ मुझे कंफर्म करना है। हाँ ठीक है, मुझे लगा यहाँ एरर है लेकिन परफेक्ट है। और थर्ड क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसका आंसर इस तरह से रहेगा आपका। बाकी फोर्थ क्वेश्चन ये रहा और इसका आंसर ये रहा बच्चों। अब हम लोग आ गए हैं लास्ट क्वेश्चन के अंदर। लास्ट बट नॉट लीस्ट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़े ध्यान से देखिएगा इसको। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो एक व्यक्ति बैठा हुआ है और यहाँ पर एक मोमबत्ती जल रही है और ये व्यक्ति कंटिन्यू जो है इसी मोमबत्ती को यहाँ पर देख रहा है। इस मोमबत्ती की जो लौ है, जो ये आग जल रही है, इसको ये व्यक्ति कंटिन्यू देख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको हिंट मिल ही गया होगा ये किस चीज़ के ऊपर है। बाकी अब यहाँ पर क्वेश्चंस को देख लेते हैं कि उपरोक्त चित्र में दर्शाई गई षटकर्म क्रिया का नाम विस्तार से लिखिए तथा समझाइए। तो देखिए ये त्राटक एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ होता है देखना या घूरना। त्राटकाई किसी बाहरी वस्तु एक विधि है जिसको घूरने का अभ्यास है। यह निश्चित जैसे कि टकी ध्यान की एक विधि है जिसके अंदर हम ध्यान लगाते हैं। ठीक है, और किसी चीज के ऊपर ध्यान केंद्रित करना शामिल होता है, जैसे कि एक छोटी वस्तु, काला बिंदु या मोमबत्ती की लौ। तो हम किसी छोटी वस्तु पर ध्यान लगा सकते हैं, किसी काले बिंदु के ऊपर ध्यान लगा सकते हैं, किसी मोमबत्ती की लौ यानी कि जो मोमबत्ती जल रहा होता है उसके ऊपर जो आग जल रही होती है उस पर ध्यान लगा सकते हैं। इसका उपयोग योग में एकाग्रता विकसित करने और आंखों को मजबूत करने और जैसो कि आज्ञा चक्र को उत्तेजित करने के तरीकों के रूप में किया जाता है। तो ये जो है काफ़ी यूजफुल है बच्चों, जिससे हम अपना कहीं ना कहीं कॉन्सेंट्रेशन पावर बढ़ा सकते हैं, आइस की भी कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ हम बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, उपरोक्त चित्र में दर्शाई गई षटकर्म क्रिया टेक्निक को समझाइए। तो देखिए तकनीक की अगर हम बात करें तो इस तरह से बहुत सिंपल सा है। यहाँ पर फर्श चटाई पर सुखासन में बैठें या किसी भी आरामदायक स्थिति में, या यहाँ तक कि एक कुर्सी पर भी आप बैठ सकते हैं। शांत बैठे और अपनी कमर, पीठ और गर्दन को सीधा रखते हुए सामान्य रूप से सांस ले। अपने से 2 फीट की दूरी पर एक स्टूल या टेबल पर जलती हुई मोमबत्ती या तेल दीपक रख ले। ठीक है, तेल का दीपक रख ले। याद रखें कि यह आंखों के स्तर पर होना चाहिए, आंख से डायरेक्ट दिखना चाहिए। कृपया सुनिश्चित करें कि ऐसा कोई हवा या झोंका ना हो जिससे लौ जो है भड़क उठे। ठीक है, तो यानी लौ ऐसे एकदम दिक्कत कर जाए, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। और कुछ कुछ और चीज़ें बताई गई है, जैसे कि अब अपनी दृष्टि लौ पर केंद्रित करें, तब तक बिना रुके, बिना पल के झपकाए देखते रहें जब तक कि आपको अपनी आंखों में तनाव महसूस ना हो और उसमें पानी ना आने लगे। जब तक आपकी आंखों में पानी ना आने लगे जब तक आप कंटिन्यू देखते रहिए। एक बार ऐसा हो जाए तो अपनी आंखें बंद कर ले। ठीक है, एक बार जब पानी वानी आ जाए, आपका आइस के अंदर जो है थोड़ा सा लगे कि हाँ भारी सापन है ना, भारीपन आ गया है। अब दोनों हाथों की हथेलियों को गर्म होने जैसे कि तक जोर जोर से रगड़े और अपनी आंखों पर मसाज करें। अपनी हाथों की जो दोनों हथेलियां उसको एकदम तेजी से रगड़े और जब वो गर्म हो जाए तो अपनी आंखों पे मसाज कर लीजिए। अपनी भौं के मध्य में लौ की कल्पना करें। ठीक है, आपका जो भौं होता है, देखिए दोनों हमारा जो आंख है, आंख के ऊपर देखेंगे तो आईब्रो होता है। ठीक है, तो उसके बीच में, आईब्रो के बीच में जहां पर बोला जाता है ना त्रिनेत्र, तीसरी आंख जहां पर बोला जाता है, तो वहां पर हमें इस चीज को इमेजिन करना है। मैं आपको समझा भी देता हूँ। देखिए ये जैसे हमारा खोपड़ी है, मतलब अपना सर मान लीजिए। ठीक है, मेरा सर मान लीजिए ये। ठीक है, ये देखिए मेरा सर है और यहाँ पर जो बीच में सेंटर में, वहां पर हमें जो मोमबत्ती जल रही थी बच्चों, ठीक है, जो मोमबत्ती अभी यहाँ पर इस तरह से जल रही थी, तो उसका जो लौ था उसको हमें इमेजिन करना है। क्लियर है बच्चों? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उपरोक्त चित्र में दर्शाई गई षटकर्म क्रिया के कोई 4 लाभ लिखिए। तो अगर हम लाभों की बात करें तो आप लिखेंगे दृष्टि और
दृष्टि में सुधार करता है, ठीक है। एकाग्रता यानी कि दृष्टि का मतलब हमारा जो देखने की शक्ति है उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा सुधार होता है। एकाग्रता बढ़ता है हमारा यहाँ पर, बुद्धि और स्मृति में सुधार होता है, आत्मविश्वास, धैर्य और इच्छा शक्ति में हमें बढ़ोतरी देखने को मिलती है, मन को शांत करता है और आंतरिक शांति और मौन प्रदान करता है ये चीज़, ठीक है। और मन में अधिक स्पष्टता आती है और निर्णय लेने की क्षमता में सुधार देखने को मिलता है जब हम ये चीज़ करते हैं। तो सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से, और आंसर आपको इस प्रकार से लिखते हुए चलना है बच्चों। क्लियर है? चलिए, तो ये हमारा थर्ड क्वेश्चन हो जाएगा इसी इमेज के बेसिस पर, और यहाँ पर हमारा ये वीडियो हो जाता है समाप्त।